हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस लाइव क्लास में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, ठीक है। और बेल आइकन ऑन कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम लाइव क्लास आएंगे, अगर टाइम में देरी है या फिर कभी भी अगर टाइम चेंज होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि हाँ, लाइव क्लास स्टार्ट हो गई। तो इससे आप ही कोई फ़ायदा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की लाइव कल हमने टोटल क्वेश्चन यहाँ 100 नंबर तक हमने डिस्कस कर लिया था और बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। कल हमने सीखा था कि जैसा कि अगर कोई चीज़ल है, चीज़ल के अगर उसका झुकाव एंगल दे देता है, ठीक है, और झुकाव एंगल दे देता है या फिर रैक एंगल दे देता है तो क्लियरेंस एंगल क्या होगा। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने सीखा ये था कि फ्रेंड्स, कोई हमारी चीज़ल है तो चीज़ल के बारे में हमने सभी एंगल के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें हमने बताया था कि जो चीज़ल की कटिंग एज का जो हमारा टॉप फेस होता है उसकी ये रेखा, और चीज़ल के कटिंग एज की बॉटम फेस की ये रेखा, इसके बीच में जो हमारा एंगल बनता है ये हमारा पॉइंट एंगल बनता है, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा ये जो चीज़ल के कटिंग रैक एंगल क्या होता है, तो वो हमारी जो वर्किंग सरफेस है उसकी वर्किंग सरफेस के लंबवत रेखा, और चीज़ल के कटिंग एज के टॉप फेस, जो चीज़ल के कटिंग एज का टॉप फेस है ये वाली रेखा, ठीक है, इसके इसके बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो रैक एंगल बनता है। और झुकाव एंगल क्या होता है? झुकाव एंगल हमने ये बताया था आपको कि झुकाव एंगल ये होता है चीज़ल के वर्किंग सरफेस, ठीक, ये हमारी वर्किंग सरफेस है। फिर से देखिएगा, ये हमारी वर्किंग सरफेस है जो हमने यहाँ पर रेखा खींची हुई है, और ये हमारी चीज़ल है, ठीक है। इसकी जो एक्सिस है, बीच से एक हमारी रेखा जाती है जिसको हम एक्सिस लाइन बोलते हैं, चीज़ल के सेंटर लाइन, ठीक है। तो चीज़ल की एक्सिस लाइन और वर्किंग सरफेस के बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो हमारा बनता है झुकाव एंगल, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो पॉइंट एंगल भी हमने जान लिया, रैक एंगल भी जान लिया। जो हमारा क्लियरेंस एंगल होता है वो क्या होता है? वो हमारा होता है वर्किंग सरफेस और चीज़ल के कटिंग एज का बॉटम फेस। ये है ना, ये हमारा क्या है? चीज़ल के कटिंग एज का बॉटम फेस। तो ये हमारा बॉटम फेस के बीच में जो एंगल बनता है, इसके बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा क्लियरेंस एंगल बनता है। तो हमने कल ये जाना था कि किस प्रकार से अगर झुकाव एंगल दे देता है तो क्लियरेंस एंगल कैसे निकालते हैं, और झुकाव मतलब ये सारा कुछ हमने बहुत अच्छे से सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर वीडियो देखिएगा, और प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर AITT एग्ज़ाम 110 करके हमने बनाया हुआ है। तो कल का वीडियो बहुत ही अच्छा था, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लाइव क्लास को। और यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इसको राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो फाइल को पिनिंग दूर करने के लिए इनमें से किस टूल का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है स्क्रोलर, स्क्राइबर, फाइल कार्ड, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। फाइल की पिनिंग को दूर करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? तो स्क्रोलर का भी प्रयोग करते हैं और फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं, स्क्राइबर का नहीं करते हैं। और यहाँ पे राइट आंसर उपरोक्त सभी दे रखा है, बट आपके अकॉर्डिंग जो भी राइट आंसर हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। और वैसे यहाँ पे स्क्रोलर और फाइल कार्ड होता है, लेकिन हमने ये भी बताया था कि जब भी 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन अगर आपको सही दिख रहा है तो वहाँ पे उपरोक्त सभी राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? स्क्राइबर यहाँ पे इस वजह से हो सकता है। देखिए, जैसे हमारी कोई फाइल है, फाइल में टीथ होते हैं, टीथ के बीच में मान लो हमारे क्या है, धातु के कण फंस गए हैं, ठीक है। पिनिंग क्या होती है? फाइल की पिनिंग यही होती है कि फाइल के बीच में, फाइल के दांतों के बीच में कण फंस जाना। जिस धातु की फाइलिंग कर रहे हैं वो मटेरियल यहाँ पे इसके बीच में फंस जाना, तो उस मटेरियल को हम साफ करते हैं। स्क्राइबर के द्वारा हम भी साफ कर सकते हैं। स्क्राइबर में क्या होता है, हमारे एक निकुला पॉइंट होता है जिसके माध्यम से ही हम जो हमारे मटेरियल फंस गए हैं उसको हम निकाल सकते हैं, है ना, कणों को। तो स्क्राइबर भी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो सकता है, इसी वजह से यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाफ राउंड चीजल का प्रयोग निम्न से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो हाफ राउंड चीजल के बारे में हमने बताया था कि हाफ राउंड चीजल का जो कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं, इसका कटिंग एंगल कितना होता है? तो कटिंग एंगल 35 से 45 डिग्री होता है इसका कटिंग एंगल, ठीक है, याद रहेगा ना, 35 से 45 इसका कटिंग एंगल होता है, 35 डिग्री से 45 डिग्री तक। और इसका प्रयोग हम जैसा कि
आयल ग्रू काटने के लिए यहाँ पर प्रयोग करते हैं। और दूसरा बताया था कि कोई सुराख है जो सेंटर आउट हो गया, उसको सेंटर में लाने के वहाँ पर हाफ राउंड चीजल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। चीपिंग के लिए, पार्टिंग अप के लिए, ड्रिल आउट के सेंटर को सेंटर में लाने के। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ड्रिल के आउट सेंटर को सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे हाफ राउंड चीजल का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर भी करते हैं जहाँ पर हमें आयल ग्रू काटना होता है। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो 102 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ क्या हमसे पूछा जा रहा है। फ्लैट चीजल का प्रयोग निम्न से किस कार्य के लिए किया जाता है? पार्टिंग अप के लिए, चीपिंग के लिए, उपरोक्त का औखा दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दिया करिए, ठीक है। डेली लाइव क्लास आपको 6 PM में हुआ करेगी, और जो भी अगर 10-15 मिनट का लेट होता है तो भी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा ही पहुंच जाएगा। तो उसके लिए बस आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लेना है, जिससे कि आपको ही हेल्प हो, है ना। चलिए स्टार्ट। तो बताइए राइट आंसर 103 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे 103 का हमारे यहाँ पे राइट आंसर गा हो जाए। तो चीपिंग के लिए भी हम फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं, और पार्टिंग आप के लिए भी प्रयोग करते हैं। और फ्लैट चीजल की लंबाई भी हमने बताया था, है ना, कितनी होती है। तो भी आप बीच बीच में रिवीजन करते रहा करिए। हमने बताया था फ्लैट चीजल। और कल एक क्वेश्चन ने आपसे पूछा था, वो आप किसी ने कमेंट नहीं दिया है, कमेंट करके नहीं बताया। हमने क्वेश्चन कल क्या ये पूछा था फ्रेंड्स कि ये बताइए जो हमारी जॉब प्लेट होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है मैम। तो नहीं आपने लोग रिप्लाई दिया, तो हम बता देते हैं। जो हमारी बेंच वाइज की जॉब प्लेट होती है उसकी जो चौड़ाई होती है 75 mm से 150 mm। कुछ चीज़ अगर पूछा कर तो प्लीज़ उसे रिप्लाई दिया करिए, क्योंकि वो चीज़ हमने बता रखी है पिछले वीडियो में। 75 mm से 150 mm तक हमारी जॉब प्लेट की चौड़ाई होती है। तो ये चीज़ें बीच बीच में अब हम पूछते रहा करेंगे, आप लोग बता दिया करें, ठीक है। तो हमने जैसे बताया कि फ्लैट चीजल की सामान्यतः जो हमारी लंबाई होती है वो 100 से 200 mm होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्वेश्चन हम लोग रिपीट करते रहा करेंगे, जिससे आपको याद रहा करे। अगर फ्लैट चीजल की लंबाई क्वेश्चन पूछता है तो 100 से 200 में हमारी इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। जिगजैग या वेब सेटिंग निम्न से किस ग्रेड के ब्लेडों में पाई जाती है? हमने पिछले भी वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो सेटिंग होती है वो 3 प्रकार की होती है। रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग, डबल अल्टरनेट सेटिंग और जिगजैग सेटिंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है, हाँ, जिगजैग सेटिंग को ही वेब सेटिंग कहते हैं। और इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो सेटिंग होती है हमारी जो पिच ब्लेड होती है उसमें अलग अलग पाई जाती है। मतलब अगर कोई मीडियम पिच ब्लेड है तो उसमें और कोई सेटिंग पाई जाएगी, कोर्स पिच ब्लेड है तो उसमें और कोई पाई जाएगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो वे जिगजैग सेटिंग या वेब सेटिंग में से किस ग्रेड के ब्लेडों में पाई जाती है? तो बताइए किस ग्रेड के ब्लेडों में पाई जाती है। तो हमने आपको ये बता रखा था कि जो हमारी रेगुलर अल्टरनेटिंग, डबल अल्टरनेटिंग, ये हमारी कोर्स पिच और मीडियम पिच ब्लेड में पाई जाती है। तो 104 का यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो निकल के आएगा फाइन पिच ब्लेड, याद रहेगा ना। फाइन पिच और वेरी फाइन पिच ब्लेड में हमारी कौन सी सेटिंग पाई जाएगी? वहाँ पर हमारी पाई जाएगी जिगजैग सेटिंग या वेब सेटिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही आता है कि फाइन पिच और वेरी फाइन पिच ब्लेड में हमारी कौन सी सेटिंग पाई जाती है, जिगजैग सेटिंग या वेब सेटिंग। जिगजैग सेटिंग, वेब सेटिंग क्या है? इसमें जो हमारे हेक्सा फ्रेम में जो हमारा ब्लेड लगता है, और जो हमारा ब्लेड होता है जो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, उसमें जो हमारे दांते होते हैं वो लहरदार होते हैं। तो ये इसी लहरदार दांते को ही हम जिगजैग सेटिंग या वेब सेटिंग बोलते हैं, जिसमें हमारे जो दांते होते हैं वो लहरदार होते हैं, ठीक है। और जबकि रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग, डबल अल्टरनेट सेटिंग के बारे में आप जानते हो, बहुत बार उसको बता चुके हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे फाइन पिच ब्लेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोर्स पिच ब्लेड में हमारी कौन सी सेटिंग पाई जाती है? तो कोर्स पिच ब्लेड में हमारी रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग पाई जाती है। मीडियम पिच ब्लेड में हमारी डबल अल्टरनेट सेटिंग पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 105 देख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 105 आपको कमेंट करके बताना है। सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग निम्न में से किस ग्रेड के ब्लेडों में पाई जाती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। अभी हमने पीछे ही बताया है। तो स्टैगर्ड सेट के अंतर्गत हमारे 2 आते हैं। एक आता है हमारा सिंगल अल्टरनेट सेटिंग और डबल अल्टरनेट सेटिंग, ठीक। यहाँ पे पूछा जा रहा है सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग। तो देखिए, अगर यहाँ पे वेब सेटिंग या जिगजैग सेटिंग पूछता तो यहाँ पे हमारा फाइन या वेरी फाइन आंसर होता, ठीक।
ये होते। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सिंगल स्टैंडर्ड सेटिंग, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कोर्स पिच बिलेट। लेकिन आपका बुक पे जो आंसर दे रखा है वो वेरी फाइन दे रहा है, वो गलत है, उसको आप सही कर लीजिएगा। क्योंकि हम पीछे कहीं भी वीडियो हमने बताया कि जो क्वेश्चन वहाँ पे गलत होते तो उनको आप कट करके हम जो बता रहे हैं वो राइट आंसर है। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कहीं पर भी पता कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो बताएं वही सही है ना, आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा कोर्स पिच बिलेट होगा। अगर यहाँ पे डबल अल्टरनेट सेटिंग देता तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा मीडियम पिच बिलेट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हेक्सा ब्लेड की सेटिंग में प्रत्येक पांचवें सीधे दांते का कार्य क्या है। तो हमने बताया था जो हमारी रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग होती है, डबल अल्टरनेट सेटिंग होती है, तो उसमें क्या होता है एक दांत, रेगुलर में क्या होता है सिंगल अल्टरनेट सेटिंग या रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग में क्या होता है एक दांता दाएं, फिर दूसरा दांता बाएं, फिर तीसरा दांता दाएं, फिर चौथा दांता बाएं, इसी के क्रम में। और हर पांचवा दांता हमारा क्या होता है सीधा होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया है कि जो हमारा सीधा दांता होता है उसका कार्य क्या होता है, तो उसका कार्य होता है कटे हुए बुरादे को बाहर निकालना। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं, गहरे कट के लिए भी नहीं है, ब्लेड के दांतों को ब्लंट होने से रोकने के लिए भी नहीं, झिर्री में कटे हुए बुरादे को बाहर निकालने के लिए हमारा राइट आंसर है CM नंबर, ठीक है। तो 107 क्या पूछा जा रहा है, हेक्साइन करते समय तिरछी काट का कौन सा कारण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और जो लोग राइट आंसर बताएंगे तो उनका कमेंट में नाम भी आपको सबसे पहले मिलेगा, जो सबसे पहले बताएंगे राइट आंसर, और क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपके सामने में दिया गया है, ब्लेड का फ्रेम में सीधा ना बंधा होना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो हमारा एक्साइन करते समय तिरछी काट का कौन सा कारण नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, तिरछी काट का कौन सा कारण नहीं है, तो ब्लेड का फ्रेम में सीधा ना बंधा होना, ठीक है। दूसरा है कि ब्लेड का फ्रेम में ढीला बंधा होना। तीसरा है ब्लेड और फ्रेम का नाक के सीध में ना होना, और ब्लेड के फ्रेम में अधिक टाइट बंधा होना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब हम एक्साइन कर रहे होते हैं उस समय आपको पता होगा कभी कभी तिरछा कट जाता है। आप सीधा काटने की कोशिश करें, कोई आपने जब आप प्रैक्टिकल करते होंगे तो आपको मान लो कोई 90 डिग्री पे आपको जॉब बनाना है चारों सरफेस, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, पहले आपको रॉड मिलती है, फिर उसको आप हेक्सा से काटते हो। तो हेक्सा से आपको कोशिश करते हो कि कितना सीधा कटे। अगर वो हेक्सा से सीधा नहीं कटेगा तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आप रफ फाइल लेते हैं, फिर जो हमारा भाग ऊँचा होता है उसको आप हटाते हो। मान लो अगर हमने हेक्सा से काटा और आपका एक तिरछा कट गया, तो फिर क्या होता है, तो जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हम रफ या मास्टर फाइल से हटाते हैं, और उसको हटाने में बहुत समय लगता है। आपको प्रैक्टिकल में 2 से 3 घंटा टाइम मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सीधे काटना होता है। तो सीधे काटने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा हेक्सा फ्रेम है उसमें जो ब्लेड होता है वो हमारा टाइट बंधा होना चाहिए, है ना। तो अगर टाइट बंधा होगा और उसमें लहरदार नहीं होगा, और ब्लेड जो होता है वो हमारा सीधा होना चाहिए, नहीं कि हमारा जो हेक्सा फ्रेम की सीध में जो हमारा ब्लेड है वो तिरछा तिरछा मुड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, जब आप विंगनट को टाइट कर रहे होते हैं तो उस समय ये देखना है कि हमारे ब्लेड जो हैं बिल्कुल फ्रेम के सीध में है कि नहीं। अभी और ब्लेड हमारे जॉब की सतह पे ही होंगे, ठीक है। तो हमें बिल्कुल हेक्सा फ्रेम को सीधे चलाना है जिससे कि हमारा सीधी कटिंग हो। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा था कि मतलब कि हमारा क्या है, जॉब तिरछा कट रहा है हेक्साइन करते समय। तो इसका मतलब है कि कौन सा कारण नहीं है, तो वह कौन सा कारण है जिससे हमारा तिरछा क्या होगा, जॉब कटेगा। तो देखिए ब्लेड का फ्रेम में सीधा ना बंधा होना, जो हमने बताया कि अगर ब्लेड जो है फ्रेम में अगर सीधा नहीं बंधा होगा तो फिर क्या होगा, तिरछी कटिंग होगी। ब्लेड का फ्रेम में ढीला बंधा होगा, अगर ब्लेड में फ्रेम हमारा ढीला बंधा होगा तो फिर हमारा जो हेक्सा ब्लेड है इधर उधर मूवमेंट करेगा, तो फिर हमारी तिरछी कटिंग हो जाएगी। ब्लेड और फ्रेम का जो हमारे ब्लेड है और फ्रेम का नाक की सीध में ना होना, मतलब वो हमारे ब्लेड और फ्रेम आपस में एक दूसरे में सीध नहीं है, तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। ब्लेड का फ्रेम में अधिक टाइट बंधा होना, अगर ब्लेड है फ्रेम में अधिक टाइट बंधा हुआ है और सीध है तो फिर हमारी वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो कौन सा कारण नहीं है, तो ये हमारा तिरछा कटिंग करने का कोई भी यहाँ पे कारण इसका नहीं बनता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। हेक्साइन करते समय ब्लेड के टूटने का निम्न से कौन सा कारण नहीं है।
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ के बताना है राइट आंसर। तो हेक्साइंग करते समय ब्लेड के टूटने का निम्न से कौन सा कारण है? तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग करना, तो हमने कई बार बताया कि पुराने कट में अगर हम नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर भी हमारा क्या होगा, ब्लेड टूट जाएगा। हेक्सा फ्रेम पर अधिक दबाव रखना, अगर हेक्सा फ्रेम पर हम ज़्यादा फोर्स देंगे, ज़्यादा दबाव देंगे तो ब्लेड हमारा फिर टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा, ब्लेड के टूटने का, तो हमारा क्या ब्लेड टूट जाएगा। तीसरा यहाँ पे क्या दे रहा, तिरछी काट को सीधा करने का प्रयास। अब मान लो हमारा जो जॉब था उसमें हमारा क्या होगा, तिरछा कट गया। अब तिरछा कैसे कट गया, कुछ ऐसे करके यहाँ पे आपको समझने के लिए कैसे बताएं, मतलब कोई भी आप जॉब काट रहे थे और वो ऐसे कट गया, मतलब हेक्सा जो हो गया ऐसे चल गया, तिरछा चल गया हेक्सा, ठीक है। तो अगर तिरछा चल गया, अब मान लो अब आपको सीधा चलाना है, हेक्सा ऐसे करके चलाना है, तो क्या फिर आपका हेक्सा फंसेगा ना। तो हेक्सा फिर फंसेगा तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा हेक्सा ब्लेड टूट जाएगा। इसलिए तिरछा काट को कभी सीध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो जब कभी भी ऐसा हो तो फिर आप दूसरा जॉब ले लीजिए, दूसरा आप बनाने का प्रयास करें, क्योंकि फिर इसमें बहुत ही समय लग जाता है उसको सही करने। वापसी स्ट्रोक में बल लगाना, बल ना लगाना, तो अगर वापसी स्ट्रोक में आप आ रहे हैं उसमें बल आप नहीं लगा रहे हैं तो वहाँ पर फिर हेक्सा ब्लेड के टूटने का कोई भी कारण यहाँ पे नहीं बनता है। बाकी सब में यहाँ पे हेक्सा ब्लेड के टूटने का कारण बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, है ना। वापसी स्ट्रोक में अगर आप बल नहीं लगा रहे तो उसे हेक्सा ब्लेड टूटने का कारण नहीं है ना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 109, हेक्सा ब्लेड के दांतों के ब्लंट होने का निम्न से कौन सा कारण नहीं है। तो बताना है कि हेक्सा ब्लेड के दांतों के ब्लंट होने का कौन सा कारण नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रहा है। तो ब्लंट होने का मतलब क्या है, यहाँ पर हेक्सा ब्लेड के दांतों के ब्लंट होने का मतलब ये है कि जो उसके कटिंग एज है वो खराब हो गए, मतलब कि मोटे हो गए हैं। ब्लंट होने का मतलब क्या है, कोई चीज़ कटिंग नहीं कर रहा है, जिसे हमारा टूल ब्लंट हो गया तो उसका क्या होती है, जो धार होती है वो मोटी हो गई है या धार हट गई है, उसी को बोलते हैं ब्लंट होना। तो ब्लंट होने का क्या क्या कारण हो सकता है, देखिए उचित कूलेंट का प्रयोग ना करना। अगर आप कूलेंट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और आप कटिंग करते जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारे जो हेक्सा ब्लेड की जो धार है वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म जब हो जाएगी तो फिर हमारे वो टूट जाएंगे। एसपी सिंह, तो सॉरी फ्रेंड्स, कॉल आ गई थी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर कि हेक्सा ब्लेड के दांतों के ब्लंट होने का निम्न से कौन सा कारण नहीं है। तो यहाँ पे हम एयर प्लोन लगा देते हैं, नहीं फिर से आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि ब्लंट होने का, तो उचित कूलेंट का प्रयोग न करना। अगर मान लो हम उचित कूलेंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो हेक्सा ब्लेड के जो हमारे टीथ हैं कटिंग करते करते वो हमारे गर्म हो जाएंगे, फिर एक समय आएगा वो टूट जाएंगे या फिर ब्लंट हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, है ना। तो वापसी स्ट्रोक में बल न लगाना, तो अगर हम बल नहीं लगाएंगे तो उससे भी तो हमारी कटिंग तो हो जाएगी। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, प्रति मिनट स्ट्रोक संख्या अधिक होना। तो अगर प्रति मिनट स्ट्रोक संख्या अगर अधिक है तो उससे भी हमारा क्या हो जाएगा, हेक्सा ब्लेड जो हमारा ब्लंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, ब्लेड ब्लेड का फ्रेम में ढीला बंधा होना, मतलब जो हमारा ब्लेड है अगर फ्रेम में ढीला बंधा होगा तो क्या कारण होगा। तो 109 का आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है, फिर हम इसका डिटेल में बताते हैं क्यों, कैसे राइट आंसर इसका होगा। तो यहाँ पे पूछा गया था कि हेक्सा ब्लेड के जो दांत हैं वो क्या हो गए, हमारे ब्लंट हो गए। तो अब उसमें बोला था कौन सा कारण नहीं, तो किसकी किसकी वजह से ब्लंट हो सकता है ये हमको ढूंढना है। तो उचित कूलेंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो उससे भी हमारा जो हेक्सा ब्लेड है वो ब्लंट हो जाएगा। वापसी स्ट्रोक में बल न लगाना, अगर हम वापसी स्ट्रोक में बल नहीं लगाएंगे तो इससे भी हमारा ब्लंट होने के चांस इस वजह से हैं क्योंकि फिर हमारा मटेरियल जो है वो उसमें फंस जाएगा दांतों में, ठीक है। तो वापसी स्ट्रोक में बल नहीं लगाएंगे तो भी हमारा एक ब्लंट होने का कारण है। प्रति मिनट स्ट्रोक संख्या अधिक ना होना, तो ये भी अधिक होना, अगर हम प्रति मिनट की स्ट्रोक जो संख्या है वो हमारी अगर अधिक होगी, और जैसा कि हमने बताया था जो हेक्सा ब्लेड की जो हमारी जो कटिंग स्पीड होती है, जो स्ट्रोक होता है वो कितना होता है, तो हमने आपको याद कराया था 40 से 50 होता है आपका। और जो है
और जो आपका फाइल का होता है वो हमारा 35 से 40 होता है या फिर 30 से 40, ठीक है। तो याद रहेगा आपको 40 से 50 एक्सा ब्लेड की। और इससे अगर हम स्ट्रोक अधिक कर देंगे, तो इससे अगर अधिक कर देंगे तो फिर हमारा ब्लंट होने के चांस हमारे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कौन सा कारण नहीं है। तो ब्लेड का अगर फ्रेम में ढीला बंधा हो ना, तो वो इससे हमारा कोई कारण नहीं है कि हमारा वहाँ पे ब्लंट हो जाए। और यहाँ पे जो दे रहा था यहाँ पे बी ऑप्शन, वापसी स्ट्रोक में बल न लगाना। तो वापसी स्ट्रोक है, उसमें अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे तो उससे भी यहाँ पे ब्लंट होने के चांस रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या पूछा जा रहा है, जॉब की हार्डनेस के अनुसार हेक्सा ब्लेड का रैक एंगल रखा जाता है। तो 110 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो हमारा 0 से 12 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर होगा। जॉब की हार्डनेस के अनुसार हेक्सा ब्लेड में जो रैक एंगल रखा जाता है वो 0 से 12 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फाइलिंग करते समय प्रति मिनट स्ट्रोक जो संख्या लगभग रखी जाती है वो कितनी होती है। तो हमने आपको बता दी। इसका भी राइट आंसर यहाँ पे बुक में गलत दे रखा है, तो उसे भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। जब आप बुक रीड करते हैं या आपके पास अगर हो तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने बताया कि जो हेक्साइन करते समय जो उसकी प्रति मिनट स्ट्रोक संख्या होती है हेक्साइन करते समय, उसकी होती है हमारी 40 से 50, ठीक है। और जो हमारी फाइलिंग होती है, जो जिसके द्वारा जो फाइलिंग होती है उसके द्वारा जो उसकी स्पीड होती है वो हमारी होती है 30 से 40 होती है या 35 से 40 होती है। लेकिन जो बुक में राइट आंसर दे रखा है 40 से 50 दे रखा है वो हमारा गलत है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच यहाँ पे 30 से 40 हाँ यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे 30 से 40 होगा, ठीक है। तो उसे आप क्रॉस कर दिएगा। तो फाइलिंग करते समय जो हमारी प्रति मिनट स्ट्रोक संख्या होती है हमारी 30 से 40 होती है। फाइलिंग से ज़्यादा हमारी उसकी हेक्साइन की होती है स्ट्रोक प्रति मिनट संख्या, वो हमारी होती है 40 से 50। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाई की लाइनों के साथ साथ कटिंग करने के लिए निम्न से किस ब्लेड का प्रयोग करेंगे। तो ऑल हार्ड ब्लेड, स्प्रिंग बैक टाइप हेक्सा ब्लेड, फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया था गोलाई की लाइनों के साथ साथ कटिंग करने के लिए इनमें से किस ब्लेड का प्रयोग करेंगे। तो ऑल हार्ड ब्लेड क्या होता है, जो मतलब पूरा ब्लेड मतलब हार्ड किया जाता है उसे हम ऑल हार्ड ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। तो 112 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो जब भी गोलाई की लाइनों के साथ में कटिंग करना हो, गोलाई की लाइनों के साथ साथ कटिंग करना है, तो वहाँ पर हमें फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। क्योंकि फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड मतलब क्या होता है, वो मूवमेंट करता है। मतलब जैसे आप जब आप छोटे रहे होंगे तो एक वो आती थी क्या बोलते थे उसको, ऐसे रूल आती थी, रूल उसको आप हाथ में मारते थे तो गोल गोल वहाँ पे बंध जाती थी। जैसा कि घड़ी वगैरह आप बांधते हो उसी तरह वो बंध जाती थी। तो ऐसे उसको हाथ में मारते थे पट्टे दूरी वो वहाँ पे बंध जाता था। तो उसको वहाँ पे उसी तरह यहाँ पे फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, इधर उधर वहाँ पे मूवमेंट हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे गोलाई की लाइनों के साथ साथ अगर हमें कटिंग करना है तो वहाँ पर हम फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करें। ऑल हार्ड ब्लेड क्या है, मजबूत रहेगा, एक ही सीध में ब्लेड होगा, तो वो एक ही दिशा में मूवमेंट करेगा। तो वहाँ पर फिर क्या, गोलाई में वहाँ पे हम कटिंग का प्रयोग नहीं कर सकते, वहाँ पर हम फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करें। क्या है कि चीज़ों को अगर आप रटोगे, आज आपने रट लिया फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल, फिर आप कल भूल जाओगे। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 113 का, क्रॉस कट चीजल के कटिंग एज की चौड़ाई मुख्यतः रखी जाती है। तो हमने आपको दो चीज़ें याद कराई थी। क्या क्या याद कराया था, देखो क्रॉस कट चीजल का हमने आपको याद कराया था कि इसका हमारा फोर्जिंग एंगल कितना होता है। क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम क्या होता है, केप चीजल। फोर्जिंग एंगल हमने याद कराया था 30 डिग्री। इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। केवल अगर केवल पर्टिकुलर क्रॉस कट चीजल के बारे में पूछता है ना, क्रॉस कट चीजल का पॉइंट एंगल 60 डिग्री, फोर्जिंग एंगल 30 डिग्री। अगर पूछता है कि इसका कटिंग एज के जो कटिंग एज की चौड़ाई है वो कितनी होती है, तो वो हमारी होती है यहाँ पे 4 से 12 mm, ठीक है। तो 4 से 12 हमारे 4 से 12 क्या होती है, क्रॉस कट चीजल के कटिंग एज की चौड़ाई होती है। अब एक हमने याद कराया था कि डायमंड पॉइंट चीजल होती है, उसकी जो कटिंग एज की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, तो वो हमारी 6 से 16 mm होती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है जिससे कि आने वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प हो सके।
और ठीक है, इससे क्वेश्चन एक रिलेटेड हमने भी कराया था, वो आपको कमेंट करके बताना होगा कि ये बताइए जो कटिंग एज होता है, ठीक है, चीजल की कटिंग एज जो होता है वो कितने भाग को हम हार्डो टेम्पर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये हम पूछ रहे हैं जो कटिंग एज होता है चीजल का। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था चीजल के किस भाग को हार्डो टेम्पर करते हैं, तो कटिंग एज को करते हैं। और कटिंग एज की कितने भाग को, कितनी उसकी लंबाई को हार्डो टेम्पर करते हैं, राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है जब वीडियो अपलोड हो जाए। तो अब क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं क्या हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 114 आपसे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है चीपिंग करते समय हैमर का वजन चीजल के वजन से होना चाहिए। तो जब हम चीपिंग कर रहे होते हैं तो उस समय जो हमारा हैमर है उसका वजन कितना होना चाहिए। तो वो आपको राइट आंसर पहले आप बता लीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर। तो चीजल के वजन का, जो हमारा चीजल का वजन है उसके 2 गुने से हमारा हैमर होना चाहिए। ठीक है, तो चीजल के वजन का 2 गुना उस भार से हमें चीपिंग करना चाहिए। तो चीपिंग करते समय हैमर का वजन चीजल के वजन से 2 गुना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 115 एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कल की वीडियो हमने देखा कि कई सारे लोगों ने उस वीडियो को पूरा नहीं देखा है, तो हमने फिर सोचा कि 25 क्वेश्चन कराने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप पूरे क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं, तो 15 ही क्वेश्चन कराएं। अगर आप कल के वीडियो को और आज के वीडियो को अगर पूरा वॉच करते हैं तो फिर हम कल फिर कंटिन्यू 25 क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप जितना पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं समझते हैं तो फिर उसी के अनुसार हम यहाँ पे लाइव क्लास कराने वाले हैं। क्योंकि हम टोटल 25 क्वेश्चन करा दें फिर आप उसको देखोगे नहीं, 2-3 लोग देखते हैं उसके, फिर उससे थोड़ी यहाँ पे काम चलेगा ना। सभी लोग, जितने लोग भी आप लोग देखते हो तो पूरा देखा करिए वीडियो, हमें भी अच्छा लगता है ना। तो पूरी मेहनत का फल ना मिले तो फिर बेकार है यहाँ पे पूरे पूरे क्वेश्चन करा देना। आप एक दोस्त बोल रहा था 50 क्वेश्चन कराने के लिए, तो आप देखो तो सही, आप देखते ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए हम आज केवल 15 क्वेश्चन ही डिस्कस किए, लेकिन फिर भी हमने डिटेल में किया है। अगर आप कल की वीडियो और आज के वीडियो को अच्छा सा रिस्पॉन्स देते हैं, आपको पता है कल के वीडियो में केवल 112 मात्र लोगों ने देखा, बताइए कितने कम लोगों ने देखा। तो उसको पूरा वॉच कीजिए उस वीडियो को, फिर हम आगे कंटिन्यू 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया था काउमाऊ चीजल का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है। धातु चादरों में सुराख करने के लिए, गत्ता, चमड़ा व रबड़ के वासर काटने के लिए, रिवेटिंग के बाद रिवेट हेड की सफाई करने के लिए, चीपिंग के लिए। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि काउमाऊ चीजल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर बताना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि काउमाऊ चीजल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है, मतलब किस कार्य के लिए यहाँ पे नहीं किया। तो ध्यान देखो, धातु चादरों में सुराख करने के लिए काउमाऊ चीजल का प्रयोग हम सुराख करने के लिए करते हैं, बिल्कुल आपको पता होगा। और रफ कार्यों में भी हम काउमाऊ चीजल का प्रयोग करते हैं, या मतलब जो वेस्ट यहाँ पे कोई मटेरियल उसको भी हटाने के लिए वहाँ पे काउमाऊ चीजल का प्रयोग करते हैं। या खोखले वासर वगैरह जिसे है ना, उसमें अगर काटना होता है, चादरों में गोल सुराख काटना है, वहाँ पर भी काउमाऊ चीजल का प्रयोग करते हैं। तो गत्ता, चमड़ा व रबर के वासर काटने के लिए, जैसा भी हमने बताया था कि वासर काटने के लिए वहाँ पर काउमाऊ चीजल का प्रयोग करते हैं। रिवेटिंग के बाद रिवेट हेड की सफाई करने, जैसा भी कि हमने बताया वेस्ट मटेरियल जिसको अगर हटाना है तो वहाँ पर रिवेट हेड की सफाई करने के लिए वहाँ पर भी हम काउमाऊ चीजल का प्रयोग करते हैं। तो चीपिंग के लिए यहाँ पे हम फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, देखा करिए, मेहनत जैसे आप हम मेहनत करते हैं आप भी कीजिए, तो हम आपका भी फुल सपोर्ट देंगे। तो अगर आप नहीं करते तो फिर लाइव क्लास आना बंद हो जाएगी, फिर इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। इसलिए वीडियो को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ठीक है, तो ओके बाय, फिर मिलते हैं कल।